नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, यूपी, एलटी, यूपी जीआईसी, जीडीसी, हिंदी 2025 मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से हम स्वलिखित प्रश्नों की सीरीज पर आप सभी से चर्चा कर रहे हैं। आज हम प्रश्न नंबर 36 लेकर आपके सामने हाजिर हैं, जिससे आधुनिक काल की शुरुआत होने जा रही है और हम आज प्रश्न के तौर पर भारतेंदु युगीन कविताओं की प्रमुख प्रवृत्तियों पर विचार कीजिए प्रश्न को लेकर हाजिर हैं। इसके पहले हमने आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल से संभावित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आप सभी से चर्चा कर ली है। उम्मीद है कि आपने जो भी नोटबुक बनाया होगा, वो धीरे-धीरे अब आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ा रहा होगा। लग रहा होगा कि आपके पास कुछ न कुछ मटेरियल धीरे-धीरे बन रहा है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसी तरीके से लगातार जुड़े रहिए। चलते हैं हम सीधे बातचीत करते हैं कि अगर भारतेंदु युगीन कविता की बात की जाए तो उसकी कौन-कौन सी खास प्रवृत्तियां रही हैं या फिर विशेषताएं रही हैं, उसका उत्तर आप कैसे लिखेंगे। तो इसकी शुरुआत आप करेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल के एक कथन से। और एक ऐसा कथन है कि जो एकदम से भारतेंदु युगीन हिंदी कविताओं की प्रमुख प्रवृत्तियों की ओर संकेत करता है। आप लिखेंगे कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जिस प्रकार गद्य की भाषा का स्वरूप स्थिर करके गद्य साहित्य को देश काल के अनुसार नए नए विषयों की ओर लगाया, उसी प्रकार कविता की धारा को भी नए नए क्षेत्रों की ओर मोड़ा। इस नए रंग में सबसे ऊंचा स्वर देशभक्ति की वाणी का था। उसी से लगे हुए विषय लोकहित, समाज सुधार, मातृभाषा का उद्धार आदि थे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जब आप आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल पढ़ रहे थे, तो कहीं भी गद्य शब्द का प्रयोग आपने नहीं देखा होगा। यानी कि हम आधुनिक काल में प्रवेश करने के साथ ही गद्य और पद्य के बीच में जो भी द्वंद्व रहा है, जो भी साहित्य के माध्यम रहे हैं, उसको भी हम देखेंगे। यहाँ पर हम काव्य के दृष्टिकोण से आपसे चर्चा कर रहे हैं और तब चर्चा कर रहे हैं जब फोर्ट विलियम कॉलेज इत्यादि की स्थापना हो गई, गद्य क्षेत्र में लेखन शुरू हो गया था, पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी हो गया था और भारतेंदु हरिश्चंद्र का और उनके जो भी सहयोगी थे, उनका हिंदी साहित्य में आगमन हो गया था। तो वही परिदृश्य यहाँ पर है कि शुरुआत में गद्य जब साहित्य का माध्यम बनी, तो उसको नए-नए विषयों से साहित्यकारों ने जोड़ा। और बात आई कविता की, तो कविता को भी उन्हीं नए-नए क्षेत्रों की ओर मोड़ा। लेकिन अगर हम देखें तो वो दौर था, गुलामी का दौर था, जिसमें देशभक्ति की वाणी कवियों की, साहित्यकारों की सबसे ऊंचे स्वर में सुनाई दे रही थी। ये कई बार सवाल पूछा जा चुका है कि भारतेंदु की कविताओं में या फिर भारतेंदु युगीन हिंदी कविता में सबसे ऊंचा स्वर क्या था? तो वो था देशभक्ति की वाणी। इसके अलावा लोकहित, समाज सुधार और मातृभाषा का उद्धार। प्रिय विद्यार्थियों, जब वर्तमान समय में हम साहित्यिक प्रवृत्तियों की चर्चा करेंगे, जब आज के दौर में लिखा जा रहा है, तो वहां पर आप ऐसा नहीं देखेंगे मातृभाषा का उद्धार। लेकिन चूंकि आधुनिक काल जब चल रहा था, तो उस समय भाषा के निर्माण को लेकर भी काफी काम चल रहे थे, वाद विवाद भी हो रहे थे। तो उसका जिक्र भारतेंदु युगीन हिंदी कविताओं में और साहित्य में भी दिखाई पड़ता है। तो देखिए, मोटे तौर पर आप इतना लिखकर भी इस उत्तर को कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन आपको अपनी समझ बढ़ानी है। इंटरव्यू इत्यादि में भी कई बार ये सवाल पूछ लिया जाता है। तो बैठे ही बैठे आप अपने दिमाग में इस चीज को बैठा लेंगे कि भारतेंदु युगीन हिंदी कविता की सबसे प्रमुख विशेषता थी वो देशभक्ति थी। इसके बाद लोकहित, कैसे लोगों को जागरूक किया जाए, समाज सुधार, जो भी सामाजिक रूढ़ियां हैं उनको कैसे खत्म किया जाए, और साथ में जो मातृभाषा है, जब नई शिक्षा नीति की हम बात करते हैं तो उसमें भी मातृभाषा पर जोर दिया गया है। ये अचानक नहीं हुआ है, बल्कि आप देखेंगे कि भारतेंदु युग से ही इसकी शुरुआत हो गई थी। मातृभाषा का उद्धार कैसे किया जाए, उसको लेकर भी बातें की जा रही थी। तो देख रहे हैं कि मोटे तौर पर 2 से 3-4 प्रवृत्ति यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रही है। ये तो हो गया आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कथन के आधार पर आप अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे, ताकि एग्जामिनर आपकी कॉपी को बहुत ही ध्यान से पढ़े, उसको लगेगा कि ये विद्यार्थी कहीं न कहीं
अच्छे से पढ़ा हुआ है। पैराग्राफ चेंज करके आप लिखेंगे, भारतेंदु और उनके सहयोगी रचनाकारों ने अधिकांशतः ब्रज भाषा में ही कविता की है। हालांकि भारतेंदु ने स्वयं संभवतः प्रयोग के लिए खड़ी बोली में भी कविता की है। भारतेंदु युगीन कवियों ने भक्ति और काव्य रीति दोनों परंपराओं में कविता की है। इस युग की प्रमुख प्रवृत्तियां इस प्रकार हैं, उस पर हम बात करेंगे। इस पैरा को थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि जो भारतेंदु युग है यानी आधुनिक काल है, उसका जुड़ाव किसे है? रीति काल से रहा है। और जब हम रीति काल आपको पढ़ा रहे थे तो उसमें हमने बताया था कि इसकी जो प्रमुख भाषा थी वो ब्रज भाषा थी, और ये ब्रज भाषा अचानक नहीं खत्म होगी। यानी कि आधुनिक काल में भी शुरुआती दौर में जो भी कविताएं लिखी जा रही थी वो ब्रज भाषा में लिखी जा रही थी, लेकिन प्रयोग के तौर पर। प्रिय विद्यार्थियों, ध्यान रखना, जब भी प्रयोग की बात आती है तो हमारे दिमाग में अनायास ही अज्ञेय का नाम आ जाता है, तार सप्तक का जो भी उसकी भूमिका है वो चीजें आ जाती हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि दो चीजें हमेशा मौजूद रहेंगी, एक है प्रगतिशील और एक है प्रयोगशील। स्वभावतः जो भी साहित्यकार होते हैं, लेखक होते हैं, कवि होते हैं, वो प्रगतिशील होते हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि कबीर की प्रगतिशीलता पर बात की जाती है, तुलसीदास की प्रगतिशीलता पर बात की जाती है, और उनको प्रगतिवादी नहीं कहा जाता है। कई बार ये इंटरव्यू में सवाल पूछा जाता है, चूंकि इन अनुभवों से हम गुजरते हैं तो हमारे मन में आता है कि अपने विद्यार्थियों से इस एंगल से भी बातचीत करना चाहिए। तो प्रगतिशील क्या है, इसका कोई इस तरीके से समय अवधि निश्चित नहीं है। किसी भी कालखंड का व्यक्ति प्रगतिशील हो सकता है, प्रयोगशील हो सकता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि भारतेंदु युग में भी प्रयोग को एक साधन के रूप में देखा गया था। जहां पर एक तरफ कविता ब्रज भाषा में लिखी जा रही थी, वहीं प्रयोग के आधार पर कवियों ने खड़ी बोली में भी कविता लिखने का प्रयास किया। लेकिन बार बार वो देख रहे थे कि जो मधुरता या सरसता ब्रज भाषा की कविताओं में है, उस तरीके की खड़ी बोली में नहीं है। जैसा कि शब्द से ही आपको पता है कि खड़ी बोली में थोड़ा सा कर्कशपन है, उसमें खरापन है। तो कविता के दृष्टिकोण से ये जो भाषा थी उतना अनुकूल नहीं दिखाई पड़ रही थी। भारतेंदु ने भी कई जगहों पर लिखा कि खड़ी बोली में जब कविताएं हम लिख रहे हैं तो इसमें भौड़ापन नजर आ रहा है, बहुत ये सरसता इसमें नहीं है। और जैसा कि आप जानते हैं कि रसा उपनाम से उर्दू में भी भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कविताएं लिखी थी। ये सारी चीजें आप ऑब्जेक्टिव तैयारी करते समय अपने दिमाग में जरूर रखे होंगे। तो यहाँ पर मोटे तौर पर आपके दिमाग में एक चीज बैठना शुरू हो चुकी होगी कि जो आधुनिक काल था, भारतेंदु युगीन साहित्य या फिर कविता थी, उसमें नए नए क्षेत्र विषयों को उसमें जोड़ा गया था, जिसमें देशभक्ति, लोकहित, समाज सुधार, मातृभाषा का उद्धार और साथ में भाषा क्या हो कविता की, उसको लेकर भी चर्चा कवियों ने की। और कुछ ने ब्रज भाषा में लिखी, कुछ ने खड़ी बोली में लिखने का प्रयास किया, और ये प्रयास आप देखेंगे कि आगे द्विवेदी युग में पूरा सफल हो गया। और जो खड़ी बोली है, गद्य और पद्य दोनों की भाषा बन गई थी। इस तरीके से आपके दिमाग में एक चीज बैठ रही होगी कि कोई भी चीज अचानक नहीं होती है, उसका एक प्रोसेस होता है। प्रिय विद्यार्थियों, आप भी जब भी तैयारी करते हैं तो आपको लगता है कि कोई चीज अचानक आपको मिल जाए, नहीं, उसके लिए आपको प्रोसेस अपनाना पड़ेगा, उस हिसाब से मेहनत करना पड़ेगा। तो यहाँ पर प्रवृत्ति धीरे धीरे आपके दिमाग में बैठ रही होगी, भाषा को लेकर भी चीजें बैठ रही होंगी। अब हम हेडिंग वाइज, चूंकि हमें आंसर लिखना है, तो क्या लिखेंगे? पहली विशेषता आप लिखेंगे, पहली प्रवृत्ति, अंतर विरोधों का साहित्य। आप देखेंगे ये प्रवृत्ति आधुनिक काल की ही नहीं है, आदि काल में भी देखेंगे अंतर विरोध आपको दिखाई देते हैं, उसी को हम वैविध्यता भी कहते हैं। तो यहाँ पर भी अंतर विरोध है। कैसे है? भारतेंदु युग में जीवन की समस्याएं कविता का विषय बन गई। अभी तक इसके पहले हम रीतिकाल पढ़ रहे थे, उसमें जीवन की समस्याएं एकदम से नगण्य थी, एकदम से कवि कट चुके थे। वो दरबार में ही अपने राजा की प्रशंसा करते थे, और जो भी राजा को अच्छा लगे वही लिखा करते थे। लेकिन आप देख रहे हैं कि आधुनिक काल में आके भारतेंदु युग में जो कविता है वो जीवन की समस्या से जुड़ती है। साहित्य का तो सही मायने में उद्देश्य यही है कि वो जीवन की समस्याओं को उठाए, और भारतेंदु युगीन कविता उसी चीज को उठाए, उसमें उठाई गई। आप लिखेंगे कि वो समस्याएं कौन कौन थी, जैसे राष्ट्रभक्ति बनाम राष्ट्रभक्ति, राजभक्ति बनाम राष्ट्रभक्ति, भक्ति श्रृंगार बनाम जन सामान्य की समस्याएं, ब्रज भाषा बनाम खड़ी बोली इत्यादि। तो कई समस्याएं उस समय चल रही थी। कुछ कवि ऐसे थे जो राजभक्ति कर रहे थे, यानी अंग्रेजों का गुणगान कर रहे थे। कुछ थे जो राष्ट्रभक्ति पर कविताएं लिख रहे थे, उसमें हास्य व्यंग का पुट भी वो रख रहे थे, जिससे कि
अंग्रेज उसको सीधा-सीधा ना समझे, उसको कई बार हम असली चीज़ों को हँसी में या व्यंग में बोल दिया करते हैं। वही काम यहाँ पर भारतेंदु युगीन कवि भी कर रहे थे। साथ में चूँकि आधुनिक काल का संबंध रीतिकाल उसके पूर्ववर्ती भक्ति काल से भी जुड़ा हुआ है, एक-दूसरे से ये चिपका हुआ ही है, तो वो प्रवृत्तियाँ भी अभी चल रही थी। तो कुछ ऐसे कवि थे जो भक्ति प्रधान कविताएँ लिख रहे थे, श्रृंगार प्रधान कविताएँ भी लिख रहे थे और साथ में कुछ ऐसे कवि थे जो जन सामान्य की समस्याओं को अपनी कविताओं के केंद्र में रख रहे थे और साथ में भाषा के दृष्टिकोण से ब्रज भाषा और खड़ी बोली के बीच में भी एक तरीके से द्वंद चल रहा था कि आखिरकार कविता की भाषा क्या हो। एक घटना का उल्लेख यहाँ पर है कि जैसे दादा भाई नौरोजी को काला कहे जाने पर प्रेमघन ने एक कविता लिखी। ये भी तथ्य कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि किस कवि ने दादा भाई नौरोजी को काला कहे जाने पर अपनी एक कविता लिखी थी, तो वो प्रेमघन बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन उन्होंने लिखा, अचरज होत तुमहु सम गोरे बाजत कारे तासो कारे कारे शब्दहु पर हैं वारे। तो ये जो पंक्ति है प्रेमघन की है और दादा भाई नौरोजी के संदर्भ में लिखी गई है जब उनको काला कहकर संबोधित किया गया था। आप देखेंगे कि भारत में कितने भी गोरे हों लेकिन अंग्रेजों के दृष्टिकोण में वो काले ही कहे जाएंगे और उस समय काला कहना मतलब अपमान शब्दावली के रूप में प्रयुक्त होता था। तो प्रेमघन ने एक कविता लिखी यानी कि अपने आसपास में जो भी घटनाएं घट रही हैं उस पर कवियों की नजर थी। ये है असली, इसीलिए तो इसको हम आधुनिक काल यानी कि वास्तविक समस्याओं से जुड़ी हुई चीजों को साहित्य के केंद्र में रखना। दूसरी विशेषता थी राजभक्ति एवं राष्ट्रभक्ति। क्योंकि उस समय का जो वातावरण था, परिवेश था, हम सभी गुलाम थे, तो कवियों के दिमाग में राजभक्ति भी कुछ के थी और कुछ के दिमाग में राष्ट्रभक्ति भी। भारतेंदु ने आर्थिक सामाजिक दुर्दशा की ओर लोगों का ध्यान खींचा। आज भी हम आर्थिक सामाजिक दुर्दशा की बात करते हैं, लेकिन गुलामी के दौर में आर्थिक सामाजिक जो दुर्दशा थी, वो बहुत ही अलग ढंग की थी। इसलिए एक रचना लिखी गई भारत दुर्दशा। ठीक है, दुर्दशा शब्द बहुत कुछ यहाँ पर व्यंजित करता है, इसका अर्थ बहुत निकलता है। तो आर्थिक सामाजिक जो दुर्दशा थी, उसके तरफ भारतेंदु ने आ, लोगों का ध्यान खींचा, आकर्षण किया। कैसे किया? अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पै धन विदेश चली जात यही अति ख्वारी। रोवं सब मिलके आवहु भारत भाई, हाहा भारत दुर्दशा न देखी जाई। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि शुरुआती दौर में कविता तो लिखी जा रही थी, लेकिन अगर नाटक इत्यादि लिखे जा रहे थे, तो भी उसमें कविता का कहीं न कहीं उठ था। कुछ-कुछ कविताएँ उसमें जोड़ दी जाती थीं। चाहे आप अंधेर नगरी पढ़िए, भारत दुर्दशा पढ़िए, कोई भी शुरुआती दौर का नाटक पढ़िए, उसमें कविता का भी पुट दिखाई पड़ता है। अब जैसे बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होंगे, जो शब्दों को गिन कर बैठे होंगे कि 125 से ज़्यादा हो रहे हैं, 250 से ज़्यादा हो रहे हैं, 200 से ज़्यादा हो रहे हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, समय के अनुसार आप इसमें से कोई एक ही कोटेशन का प्रयोग आप कर सकते हैं। चूँकि हम आपको संपूर्णता में बताने की कोशिश करते हैं, हम आपको आंसर लिखने का ढंग बता रहे हैं और साथ में आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ों को भर रहे हैं, ताकि ये ध्वनि जब आप एग्ज़ाम में बैठें तो सुनाई दे। जो चीज़ें भूली हुई हों, वो एक बार आपको रिकॉल हो। ठीक है? तो 2 प्रवृत्तियाँ आपने देख लिया। तीसरी प्रवृत्ति है श्रृंगारिकता एवं प्रकृति चेतना। ये आप देखेंगे हर कालखंड में, आदिकाल पढ़ेंगे वहाँ भी इस तरह की कविताएँ लिखी गई, भक्ति काल, रीति काल में ये सभी कविताएँ लिखी गई। लेकिन आधुनिक काल में थोड़ी-सी कविता अलग ढंग की है। भारतेंदु की प्रकृतिपरक कविताओं में भी देश की दुर्दशा और भविष्य के स्वप्न के विचार आ जाते हैं। यानी कि उस समय के जितने भी कवि थे, उनके दिमाग में ये गुलामी से कैसे मुक्ति पाई जाए और सामाजिक रूप से हम मजबूत हों, आर्थिक रूप से मजबूत हों, जो भी दुर्दशा थी, वही कविताओं के केंद्र में थी। इस प्रकार उनके यहाँ पुराने विषय नया बोध और नए संदर्भ में जगाते हैं। यह बात प्रातः समीरन जैसे कविताओं में देखी जा सकती है। पिए पियारे तिहारे निहारे बिना अखियां दुखियां नहीं मानती हैं। तो इस तरीके से श्रृंगारिकता एवं प्रकृति चेतना एक प्रवृत्ति रही है, जो कि हर कालखंड में आपको दिखाई पड़ी है, वो भारतेंदु युग में भी मिलती है। अगली जो विशेषता है वो भक्ति भावना। यानी कि आप देख रहे हैं कि शुरुआती दौर से आदिकाल में भी थोड़ा-सा आप देखेंगे कि भक्ति भावना है, खास तौर से विद्यापति इत्यादि में देखेंगे या फिर भक्ति काल पूरा इसी पर आधारित है। रीति काल में भी कुछ पदों में जैसे बिहारी के कुछ पद भक्ति परक थे, वो
आपको भारतेंदु युग में भी दिखाई पड़ते हैं। भारतेंदु युगीन कवियों ने भक्ति और काव्य रीति दोनों परंपराओं में कविता की है। हम आरत भारत वासिन पै, अब दीन दयाल दया करिए, प्रताप नारायण मिश्र। अब भक्ति भावना है, लेकिन उसके केंद्र में क्या है? देश की दुर्दशा है। ये सबसे बड़ी, इसीलिए कहा गया कि भारतेंदु युगीन हिंदी कविता या फिर साहित्य में सबसे ऊंचा स्वर था, तो वो देशभक्ति का स्वर था। अब आपके दिमाग में चीज एकदम से बैठ गई होगी, आपको याद या रटने रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो प्रताप नारायण मिश्र की ये पंक्ति है, हम आरत भारत वासिन पे, अब दीन दयाल दया करिए। ये पंक्ति कुछ उसी टाइप से है जैसे अपने पौरुष से हताश निराश होकर भक्ति और करुणा के शरण में जाने के अलावा और कोई दूसरा मार्ग नहीं था। एकदम से सटीक वैसा ही यहाँ पर प्रताप नारायण की ये पंक्तियां कुछ अर्थ प्रदान कर रही हैं। अगली जो प्रवृत्ति है वो समस्या पूर्ति है। आधुनिक काल में ये काफी फेमस रही कि कवि एक पंक्ति लिखते थे, दूसरे कवि उस पंक्ति को पूरा कर देते थे। इसी तरीके से रीति काल में आप देखेंगे कुछ कवि थे जिनकी पंक्तियों को नीचे के कुछ कवियों ने पूरा किया हुआ था। तो इसकी भी शुरुआत धीरे धीरे हुई थी, जो कि आधुनिक काल में थोड़ा सा विकसित हो गई। इस युग में समस्या पूर्ति के लिए कविता वर्धनी सभा और रसिक समाज जैसी संस्थाओं की स्थापना की गई। वहां पर कवि एक पंक्ति लिखते थे और दूसरे कवि जाकर उसको कंप्लीट कर देते थे, पूरा कर देते थे। इसलिए लोगों में एक उत्साह भी बना रहता था और लोगों का जो बौद्धिक चिंतन है उसका भी विकास होता था। अगली प्रवृत्ति रही सामाजिक समस्याओं का चित्रण। इसमें नारी शिक्षा, विधवा समस्या, बाल विवाह, धार्मिक संकीर्णता जैसे विषयों की ओर कवियों की दृष्टि गई। आप देखेंगे भारतेंदु युग जो है वो कई चीजों में, इसीलिए इसको कहा गया कि नए नए विषयों को इस युग में रखा गया, जिसमें नारी शिक्षा। आज भी हम नारी शिक्षा की बात करते हैं, लेकिन आधुनिक काल भारतेंदु युग में भी नारी शिक्षा की बात की जा रही थी। विधवा समस्याओं की बात की जा रही थी, विधवा विवाह की बात की जा रही थी, बाल विवाह। ये आप देख रहे हैं सभी जितनी भी समस्याएं यहाँ पर बताई गई हैं, ऐसा नहीं है कि समस्याएं आज के दौर में खत्म हो गई, बल्कि अभी भी मौजूद हैं, उनका स्वरूप केवल बदला हुआ है। तो इधर भी कवियों की दृष्टि गई, यानी कि कवि केवल अपने में मस्त नहीं थे, बल्कि वो जो भी सामाजिक समस्याएं थी उसके तरफ भी ध्यान रखते थे। इसीलिए तो पाठकों के और जो भी इस समय के लोग थे उनके दिल में बैठे रहे। इसीलिए तो हम सभी को पढ़ना भी पड़ता है इनको। प्रताप नारायण मिश्र की कविता में क्षोभ का स्वर आर्थिक है, व्यंग में कुशल है। तो यहाँ पर देखिए क्षोभ है, और वैसी पंक्ति प्रताप नारायण मिश्र ने लिखी है जैसा कि कभी भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्ति आपने देखा होगा। सर्वस्व लिए जात अंग्रेज हम, केवल लेक्चर को तेज, क्रम बिन बातें का करती हैं, कहूं टटकन गार्जे डरती हैं। तो ये पंक्ति किसकी है? प्रताप नारायण मिश्र की है, जिसमें एक क्षोभ का भाव है कि सारे जो भी धन संपत्ति है वो अंग्रेज लेकर चले जा रहे हैं। ठीक एकदम इसी तरीके से अंग्रेज राज सब सुख भारी, और पंक्ति हमने पहले इसको बताई हुई है, उसी से मिलती जुलती ये पंक्ति आपको दिखाई पड़ रही है। आगे आप बताएंगे कि जो शिल्प के दृष्टिकोण से इस कालखंड की कविताओं की प्रमुख विशेषताएं रही हैं। अगर काव्य रूप और भाषा के दृष्टिकोण से देखें तो गद्य साहित्य में खड़ी बोली का सफल प्रयोग हुआ, किंतु काव्य में उसे विशेष सफलता नहीं मिली। इसका जिक्र हम पहले भी कर चुके हैं। वही सरसता को लेकर या फिर मधुरता को लेकर जो खड़ी बोली है वो उतना प्रसिद्धि नहीं पा पाई जितना कि गद्य में खड़ी बोली का सफल प्रयोग किया गया। इस काल के कवियों का ध्यान भाषा समस्या की ओर गया। जातीय चेतना के रूप में भाषा समस्या की ओर कवि का ध्यान जाना अभूतपूर्व बात थी। यहाँ पर जातीय चेतना ये कास्ट से रिलेटेड नहीं है, बल्कि इसको हम राष्ट्रीय चेतना के दृष्टिकोण से भी देख सकते हैं। यानी कि जो भाषा समस्या थी वो केवल एक क्षेत्र विशेष की नहीं थी, बल्कि एक राष्ट्रीय समस्या के रूप में थी। तो उधर कवियों का ध्यान गया, और ये बहुत ही ध्यान देने वाली बात थी, अभूतपूर्व बात थी। भारतेंदु ने लिखा, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं को शूल। तो इस पंक्ति को आपने पहले भी बहुत बार देखा होगा, और इसमें कुछ खास अलंकार भी हैं, उनको भी आप देख सकते हैं। तो भाषा को लेकर, मातृभाषा का कैसे उद्धार किया जाए, इसको लेकर भारतेंदु युगीन कवियों ने काफी काम किया, जो आगे चलकर साहित्यकारों के लिए एक रास्ता के रूप में काम किया।
अगर हम छंद और अलंकार की बात करें तो इस युग की कविता लोक प्रचलित काव्य रूपों को अभिव्यक्ति का माध्यम बनाती है। भारतेंदु ने खुसरो जैसी पहेलियां और मुक्करियां लिखी। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जहां आदिकाल में आमिर खुसरो ने पहेलियां और मुक्करियां लिखी, वहीं आधुनिक काल में आकर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भी पहेलियां और मुक्करियां लिखी। सवाल खूब पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव पैटर्न में कि आधुनिक काल में पहेलियां और मुक्करियां लिखने के लिए कौन जाना जाता है, तो तुरंत आप बता देंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रताप नारायण मिश्र ने लावनी आल्हा लिखा। आल्हा आप देख रहे हैं कि आदिकाल की एक खास रचना थी आल्हा खंड। तो आधुनिक काल में भी आकर लावनी आल्हा इत्यादि लिखा गया। दोहा चौपाई हरिगीतिका कवित्त लावनी कजली व होली छंदों का प्रयोग किया गया, जो होली गीतों में प्रयुक्त होते थे। इस युग की कविताओं में पारंपरिक अलंकारों के प्रयोग हुए हैं। जो भी पारंपरिक अलंकार रहे, अनुप्रास उपमा उत्प्रेक्षा यमक श्लेष, इन सब का प्रयोग भारतेंदु योगीन कवियों ने किया हुआ है। तो छंद और अलंकार को भी आप इसी तरीके से आप प्रस्तुत कर देंगे। इसके बाद निष्कर्ष पर आप पहुंचेंगे कि कुल मिलाकर भारतेंदु युग की कविताएं नए भावबोध की अभिव्यक्त करने वाली कविताएं हैं। इनकी भाषा अनगढ़ है, यानी कि शुरुआती दौर में है, द्वंद की स्थिति में है कि ब्रज भाषा रहे कि खड़ी बोली रहे, इसलिए अनगढ़पन यहाँ पर। भाषा भी शुरुआती दौर में थी और आप देखेंगे कि उस समय हिंदी भाषा के स्वरूप को लेकर भी विवाद चल रहा था कि उसमें फारसी शब्दावलियों को जोड़ा जाए या फिर संस्कृत शब्दों को जोड़ा जाए, जिसमें राजा लक्ष्मण, शिव प्रसाद सितारे हिंद, इन सभी का नाम आपके दिमाग में आना चाहिए। अगर आपने आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत जो भी हमने वीडियो 91 वीडियोज की प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आपने देखा होगा, तो निश्चित तौर पर आपके दिमाग में वो बातें बैठ रही होंगी। तो इसी चीज को ध्यान में रखना है। जैसे वाक्य बहुत छोटा है कि इनकी भाषा अनगढ़ थी, लेकिन ये लिखने से आपका तो उत्तर कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन आपका जो बौद्धिक विकास है वो नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए डिस्क्राइब हमने यहाँ पर किया हुआ है। आगे लिखेंगे, इसमें रीति काव्य की भाषा जैसा प्रवाह नहीं है। यानी रीति काव्य की भाषा कौन थी? ब्रज भाषा थी। तो जिस तरीके से रीतिकालीन कवियों ने ब्रज भाषा का बहुत ही मधुरता और सरसता के साथ और प्रवाह के साथ उसका प्रयोग किया, वो भारतेंदु योगीन कवि नहीं कर पा रहे थे। इसमें तत्सम और देशी शब्दों का प्रयोग बढ़ गया था, क्योंकि वो परिवेश ही ऐसा था। अभी हिंदी भाषा जो है, इसीलिए तो कहा गया कि हिंदी नए चाल में ढली। ये कथन भी आप कई बार सुने होंगे। भारतेंदु और उनके मंडल के कवि कविता से गद्य का काम ले रहे थे, यानी कि कविता में भी वो कोशिश कर रहे थे कि थोड़ा उसको खड़ी बोली में लिखा जाए, और ऐसा लग रहा था कि वो कविता नहीं लिख रहे हैं बल्कि गद्य ही लिख रहे हैं। परिणाम स्वरूप आगे गद्य और पद्य की भाषा एक होने की आवश्यकता महसूस होने लगी, और ज्यादा दिन नहीं बीता और द्विवेदी युग आ गया, और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने ये घोषणा कर दी कि अब गद्य और पद्य की भाषा एक होगी। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपने यहाँ पर भारतेंदु योगीन कविता की प्रमुख प्रवृत्तियों को देखा और समझा, और साथ में उसके आगे पीछे के जो भी इतिहास रहे उससे जोड़कर भी देखा, और किस तरीके से ये साहित्यिक प्रवृत्तियां आगे विकसित होती रहीं, वो भी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो आप सभी के कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। अब हम कोशिश करेंगे कि नियमित रूप से ये सीरीज आगे बढ़ती रहे और आप सभी का हौसला भी बढ़ता रहे। तो कमेंट का हम इंतजार करेंगे। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।